फ्लिपकार्ट मिंत्रा मिला के क्लोज टू ऑलमोस्ट 380 करोड़ टाइप्स किया होगा। यस। मेरे मदर जब हम छोटे थे तब मुझे याद है वो सिलाई काम करते थे और रात को 2-2 बजे तक स्टिचिंग करके अपना मतलब पूरा घर परिवार चलाते थे। एक कुर्ता सेट था, 3 पीस कुर्ता सेट विद दुपट्टा, वो अभी तक हमने 7 लाख पीसेस मैन्युफैक्चरिंग करके सेल कर दिया। फ्लिपकार्ट में ऐसा सोचते हैं कि बस 400-500 वाला प्रोडक्ट बिकता होगा, मगर वो सबसे बड़ा नहीं था। आज मैं आपको बताऊं कि इंडो एरा का ASP 1300 रुपया। एक तरफ से ई कॉमर्स से आपको पेमेंट्स आने हैं, आपको वेंडर्स को पेमेंट देने हैं, बहुत बिजनेसेस इसमें स्ट्रगल करते हैं। इसमें आप कोई अपना राज बताइए। हाय एवरीवन, मैं हूं कपिल थिरानी और आप सुन रहे हैं 1 in a बिलियन। हर एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आते हैं उन सेलर्स की जर्नीज जिन्होंने छोटे आइडियाज़ को बड़े बिजनेसेस में बदला। आज की कहानी है इंडो एरा की, एक ऐसा ब्रांड जो सिर्फ कुछ डिज़ाइंस के साथ शुरू हुआ था और आज इंडियन एथनिक वेयर की दुनिया में एक ट्रस्टेड नाम बन चुका है। हज़ारों स्टाइल्स, अफोर्डेबल प्राइजेस और क्वालिटी पे ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़। हमारे साथ है इंडो एरा की को फाउंडर अम्बरीश मियानी। चलिए आज उनसे सुनते हैं सूरत की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से शुरू होकर नेशनल स्केल तक पहुंचने की कहानी। वेलकम अम्बरीश जी, हाउ आर यू? थैंक यू, एकदम फाइन कपिल जी, थैंक यू सो मच। तो इंडो एरा आज एक हाउस होल्ड ब्रांड का नाम बन चुका है, वहाँ में हज़ारों स्टाइल्स है। आप इंडो एरा को कैसे डिफाइन करते हैं? आपके हिसाब से इंडो एरा क्या है? इंडो एरा को शॉर्ट में डिफाइन ऐसे करते हैं कि इंडो एरा इज़ फॉर एवरी वुमेन, फॉर एवरी ओकेजन एंड एवरी डे ब्रांड। तो इंडो एरा में जो नाम है वो ऐसा है कि इंडियन एरा, वो जैसे पहले छाप काम था, उसके भरत काम था, ब्लॉक प्रिंटिंग था, वो जो इंडियन एरा में, जो पुराने एरा में जो वैल्यू एडिशंस थे, उसको मॉडर्नली मतलब अच्छे वैल्यू फॉर मनी के दाम में कस्टमर तक कैसे पहुंचा पाए, वो हमने ट्राई किया है। ओके। तो इंडो एरा से पहले आपने कभी साड़ी मैन्युफैक्चरिंग भी की थी, आपने बहुत कुछ कोशिश की है। तो लेकिन मुझे थोड़ा और शुरू से बताइए, आपने अपनी जर्नी की शुरुआत कैसे की, कहाँ से हुआ आप, और क्या कैसे आप इंडो एरा तक पहुँचे, सब कुछ बताइए। हाँ, वैसे मैं सूरत से हूँ कपिल जी। वैसे हमारा मतलब एकदम मिडिल क्लास फैमिली था। बचपन में मेरे मदर और फादर मतलब उन्होंने मुझे जो वैल्यूज़ दी है, एक्चुअली खूब मतलब सामान्य परिस्थिति थी हमारी, मगर मेरे मदर फादर ने मुझे कल्चरली खूब रिच वैल्यूज़ दी थी, मगर फंड नहीं दे पाए थे। मेरे फादर ने मुझे डिवोशन एंड डेडिकेशन सिखाया और मेरी मदर ने मुझे हार्ड वर्क एंड पंक्चुअलिटी सिखाई। मेरे मदर मैं जब हम छोटे थे तब मुझे याद है वो सिलाई काम करते थे और रात को 2-2 बजे तक स्टिचिंग करके अपना मतलब पूरा घर परिवार चलाते थे, मगर हमें संस्कार देने में, कल्चरली हमें डेवलप करने में इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं बताऊं तो मैं जब तक कॉलेज में तब तक मेरे घर में टीवी नहीं था, तो वो उन्होंने मतलब वो मुझे खूब रिच संस्कार दिए थे। बट ये जो जर्नी थी पूरी, उसमें मैं जब 11th में था तब तब तक मैंने खूब स्ट्रगल देख लिया था। तो ऐसा हुआ कि ये सबसे बाहर आना है और एकदम ट्रिगर हुआ कि नहीं, कुछ भी करना है मगर इस सबसे बाहर आना है। और गुजराती फैमिली था तो बिजनेस बैकग्राउंड्स और आसपास सब बिजनेस बैकग्राउंड ही था, तो वो कल्चर नस में था। तो हमने देखा कि इसको कैसे आउटकम करें, मगर 11वीं में मैंने एक बिजनेस, मार्केटिंग बिजनेस में ट्राई किया था। तो तब से एक था कि कुछ एकदम ऐसा बड़ा करना है कि ये सब स्ट्रगल से बाहर आना है और मतलब एकदम अच्छी सफलता पानी है। तो उसकी वजह से जैसे बोलते हैं ना कि कोई जिद करते हो तो पूरी कायनात और पूरे यूनिवर्स उसके लिए लग जाता है। तो उसके बाद में 12th के बाद में गुजरात में एक टाउन है विद्यानगर करके, वहाँ मैंने कॉलेज किया। कॉलेज में मैंने वहाँ मास्टर किया। तभी मैं BAPS स्वामीनारायण संस्था ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता हूँ। वहाँ से हमारे गुरुजी का फ़ोन आया कि एक वॉलंटरीली सेवा है 3-4 साल के लिए, आपको ऐसे बाल संस्कार के लिए थोड़े वीडियो एपिसोड्स बनाने हैं, जैसे सीरियल्स बनती हैं टीवी सीरियल्स ऐसे। तो स्वास्थ्य, शिक्षण, संस्कार एंड संस्कृति, ये 4 सब्जेक्ट पे हमें एपिसोड बनाने थे। तो मैंने मेरे फादर को पूछा, तो मेरे फादर का यही सपोर्ट रहा पहले दिन से कि उन्होंने मुझे कभी बांधा नहीं। मैं कुछ भी करना चाहूँ, तब से मैं बिजनेस की बातें करता, तभी कभी उन्होंने मुझे डिस्करेज नहीं किया। उन्होंने मुझे एनकरेज किया कि तुझे जो अच्छा लग रहा है वो कर। और उन्होंने तब ये परिस्थिति में, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैं कॉलेज जाता था, वो कॉलेज की फ़ी भी मैं नहीं भर पाया था और किसी ने पे की थी।
वो कॉलेज में मैंने उस टाइम पे 700 रुपये की पुरानी साइकिल खरीदी थी। तो मेरी कॉलेज में कुछ लोग 4 व्हील लेके आते थे, कुछ लोग बाइक लेके आते थे, मगर मेरे पास उतना पैसा नहीं था, तो मैं 700 रुपये वाली साइकिल लेके जाता था। मैं अकेला ऐसा था कि जो मेरी कॉलेज में साइकिल लेके जाता था। ऐसे सिचुएशन में भी मेरे फादर ने मुझे बोला कि वहाँ तू जा। तो वो जो वॉलंटरली मैंने 3 साढ़े 3 साल जो सेवा की, उसमें मुझे डेलीगेशन खूब मतलब मैंने सीखा, और वो प्रोजेक्ट्स में खूब काम। तो मैं और मेरा एक कज़िन एक दिन बैठे थे और एक वीडियो देख रहे थे। जैसे वो फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी में वो आपने ऑटोमेटिक कार वॉश मशीन देखा होगा। कार मशीन में एंटर होती है, 7 मिनट में कार वॉश होके ड्राई होके बाहर आ जाती है। बहुत फैसिनेटिंग लगा कि ऐसा कुछ करते हैं। तो रिसर्च किया, पैसा तो था नहीं, हमने रिसर्च किया कि तो देखा कि इंडिया में एक मशीन था दिल्ली में, हम वो देखने चले गए। और गुजरात में कुछ नहीं, ऐसा कोई इंस्टॉलमेंट नहीं था। तो हमने वो गुजरात में वो मशीन इंस्टॉल किया कि हम 7 मिनट में कार वॉश करके दे देंगे। तो ये करते करते मतलब हमने ऐसा और भी मतलब बहुत मज़ा आया। बट मतलब ऐसा था कि इसमें हमें वो जो सोच थी ना कि कुछ बड़ा फाड़ के रखना, ऐसा कुछ काम करना है, बड़ा करना है, वो काम नहीं हो सकता है। उसी दौरान मैंने जैसे बोला कि उसी मतलब तब ऐसे यूनिवर्स आपकी हेल्प करता है। उसी दौरान मेरे पार्टनर है दीपक भाई, जो टेक्सटाइल में 10 साल से थे। वो मुझे मिले और उन्होंने मुझे देखा कि ये काफ़ी इनोवेटिव कुछ कर रहा है, इंटरेस्टिंग है। तो उसने मुझे मतलब बोला कि ये टेक्सटाइल बहुत बड़ा संबंध है, आपको पता है कि सूरत मतलब टेक्सटाइल और डायमंड के लिए जाना जाता है। तो उन्होंने मुझे बोला तू टेक्सटाइल में आ जा। तो मैं उनके साथ टेक्सटाइल में जाने लगा। तो मेरे पास बाद में 2 ऑप्शन थे। तो एक तो मुझे ऑनलाइन सेल करना और दूसरा मुझे मतलब वीविंग इंडस्ट्री में जाना। तो मुझे थोड़ा मतलब क्रिएटिविटी पसंद थी, तो मैंने बोला ऑनलाइन सेल में मैं जाऊंगा। मैंने वो चूज़ किया। जैसे हम 10th के बाद मैथ्स लेना या बायोलॉजी लेना, ऐसा चूज़ करना पड़ता है ना, वैसे एक टाइम ऐसा आता है कि आपको चूज़ करना पड़ता है। मैंने तब ऑनलाइन की मतलब देखा 2013 की बात है। तो 2013 में मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था, तो मैंने फ्लिपकार्ट देखा। वो भी नया नया था। तो मैं आपको सरप्राइज बता रहा हूँ, ये मंत्री कॉमर्स में एक ऑफिस था फ्लिपकार्ट का। तो मैं और दीपक भाई बेंगलोर पहुंच गए और 6th फ्लोर पे ऑफिस पे पहुंच गए। तो वहाँ पे सिक्योरिटी बैठा था। बोले किसको मिलना है? बोले हमें फ्लिपकार्ट में सेल करना है कुछ, मतलब क्या है थोड़ा जानना है ऐसे सडनली। तो उन्होंने बोला नहीं, आपको किसको मिलना है वो बताना पड़ेगा। मैंने बोला सॉरी सर, ये तो नहीं पता है किसको मिलना है। हम मतलब 45 मिनट 1 आवर वहाँ बैठे बाहर, मगर कोई मतलब मिला नहीं। तो वहाँ से हम काफ़ी निराश होकर वापस आ गए। मगर हम सूरत गए और विद इन 3 मंथ एक फ्लिपकार्ट से एक टीम का बंदा सूरत हमारी ऑफिस आया। तो जैसे हमने कुछ ट्राई किया था, तो यूनिवर्स ने भेज दिया कि चलो इनको ये ज़रूरत है। तो वो फ्लिपकार्ट के ऑफिस बोले आपका जो मैन्युफैक्चरिंग आप साड़ी का कर रहे हो, वो ऑनलाइन बहुत अच्छा सेल हो सकता है। कुछ सेलर्स आपका साड़ी परचेज करके होलसेल में परचेज करके ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, तो आप खुद भी ये करो। तो हमें तो वो करना था। बोले नहीं हमें करना है। उन्होंने बोला रिटर्न आएगा, ये वो आएगा। हमने अभी मतलब देखते हैं। तो मैं, मेरी वाइफ और मेरे साथ एक मिलन करके बंदा है, वो हम तीनों ने शुरू किया। हम ऑफिस जाते थे, कोई कचरा लगाए, कोई पोछा लगाए, ऐसा करके सेट करके बैठते थे। मुझे याद है पहला लिस्टिंग भी फ्लिपकार्ट की टीम ने हमें करके दिया था। और ये सब 2013-14 की 13-14 की बात। जैसे दीपक भाई मोस्टली फिनेंस देखते हैं, और दीपक भाई का जो बैकग्राउंड टेक्सटाइल में था, उसको एनकैश करते हुए हमें उनका बहुत सपोर्ट मिला। सोर्सिंग में फैब्रिक हो गया, वैल्यू एडिशन हो गया, वो सोर्सिंग में सही रेट में फैब्रिक आ रहा है नहीं आ रहा है, यान के रेट प्लस माइनस हो रहे हैं, तो फैब्रिक का रेट कहाँ जाएगा, हमें कैसे प्लान करनी है। जैसे BBD आ रहा है और रेट्स बढ़ने वाले, तो हम उसको फैब्रिक को आगे प्रोक्योर कर लेते। तो वो दीपक भाई के एक्सपीरियंस की वजह से हमें वो पता चलता है। और दूसरा उनका पूरा फिनेंस का है। और मैं और सृष्टि उसमें पूरा स्ट्रेटेजी पार्ट, और जैसे सृष्टि पूरी डिज़ाइन में बहुत उनका गहन रिसर्च है और बहुत उनका स्टडी है, तो वो पार्ट देखते हैं। और ऑपरेशंस और मैन्युफैक्चरिंग, सोर्सिंग, वो सब मैं देखता हूँ। आपने साड़ियों से शुरू किया अपना बिजनेस, उसके बाद इंडो एरा तक पहुंचने तक की जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। तो साड़ी कैटेगरी में तो हमने एक लिमिट तक बहुत अच्छा सेल हासिल कर लिया और अच्छा एक बेंचमार्क सेट कर लिया। मगर उसके बाद हमें देख रहा था कि ये इनफाइनाइट कैसे चले हमारा ये जर्नी। ई कॉमर्स में फ्यूचर तो बहुत ब्राइट था, मगर इनफाइनाइट कैसे चले। तो वो इनफाइनाइट के मतलब जो टारगेट था, उसमें हमने देखा कि अभी और प्रोडक्ट कैटेगरी हमें एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो हमने देखा कि रेडी टू वेयर मतलब कुर्ता कुर्ती का पूरा ये शुरू हो रहा था।
तो मुझे भी एक अंदर से एक आया कि ये प्रोडक्ट को हमें, ये कैटेगरी को हमें एक्सप्लोर करना है। तो मैं दिल्ली मतलब देखा तो सूरत में ऐसा गारमेंटिंग का नहीं था, तो मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली काफ़ी सप्लायर से मिला, उसमें से 4-5 सप्लायर से मैंने स्टॉक बाई किया। उसके बाद मैं जयपुर भी गया, वहाँ से भी कुछ सप्लायर से मैंने स्टॉक बाई किया और मैंने मतलब ऑनलाइन मतलब सेल करना शुरू किया। तो मतलब एकदम सरप्राइजली मैं सच बताऊँ, बोला कि ओ माय गॉड, ये कैटेगरी में कितना पोटेंशियल है। मतलब रेडी टू वेयर में, क्योंकि लोगों को ये चाहिए कि हमें आप कुछ रेडी दे दो, तो इतना पोटेंशियल लगा। तो और हमारी इंस्टिंक्ट एकदम मतलब मजबूत बनी और उसको और हमने मेहनत करना शुरू किया। तो उसी दौरान मुझे हमारे को फाउंडर है, हम जैसे इंडोर में 3 को फाउंडर है, दीपक भाई, मैं और सृष्टि। तो सृष्टि वैसे पहले मिंत्रा में काम कर रहे थे। तो उन्होंने मिंत्रा, एक दिन फ़ोन आया कि मैं मिंत्रा छोड़ दिया। तो उनके साथ मैंने 8-9 महीने काम किया था, जो मिंत्रा में थे तब, मतलब एज अ सेलर। तो उन्होंने बोला कि मैंने मिंत्रा छोड़ दिया। तो मैंने बोला आपने मिंत्रा छोड़ दिया तो चलो ना हम कुछ करते हैं, क्योंकि अंदर एक आग था कि रेडी टू वेयर में कुछ बहुत बड़ा हो सकता है, मगर इसको सिनर्जी से कैसे जोड़ा जाए। तो मैंने उनको वही फ़ोन में ऑफ़र कर दिया कि हाँ चलो ना हम पार्टनरशिप में कुछ करते हैं। और आप उनको सिर्फ मिंत्रा के इंटरेक्शंस के थ्रू ही जानते थे? कोई दूसरा इंट्रोडक्शन नहीं, बट पहले ही कॉल में, वेरी फर्स्ट कॉल में मैंने उनको ऑफर कर दिया कि हम पार्टनरशिप में कुछ करते हैं। तो उनको भी कुछ करना था, वो भी कुछ फाइंड कर रहे थे, तो बोला कि हाँ करते हैं। तो ऐसे एक सिनर्जी इकट्ठी हुई और बाद में वापस हमने इंडो एरा के लिए 9 महीने और डीपली रिसर्च किया ये कैटेगरी के बारे में। और उसके बाद इंडो एरा हमने 2019 अप्रैल में हमने लॉन्च किया। तो ये थोड़ा रिसर्च के बारे में बताइए, जो आपने बोला कि आपने क्या रिसर्च किया उस टाइम पे, क्योंकि आप एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी मूव कर रहे थे। तो ये जो रिसर्च होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है और इसके थ्रू आप कैसे जाते हो, थोड़ा उसके बारे में समझाइए। तो हमारा कैसा है कि ये रिसर्च हमारे लिए थोड़ा मतलब बहुत फैसिनेटिंग जर्नी रहा, बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रहा। तो रिसर्च में हमने ये देखा कि रेडी टू वेयर में इंडियन कंज्यूमर क्या वेयर कर रहे हैं। तो हमने देखा कि रेडी टू वेयर में 57% कॉटन पहना जाता है, 23% रेयन पहना जाता है और 9% पॉलिएस्टर पहना जाता है। तो उसके बाद हमने कलर्स कौन से वेयर होता है, कौन से रीजन में कौन सा कलर, कौन सी स्लीव की साइज कौन सी, तो और कंज्यूमर को क्या मतलब प्रॉब्लम है। ऐसे हमने कुछ कंज्यूमर का भी रिटेल शोरूम में जाके हमने मतलब पूरा सर्वे किया। तो हमें पता चला कि कंज्यूमर को मिक्स एंड मैच का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कुर्ता मिलता था, बॉटम क्या पहनना है, कुर्ता मिल गया, बॉटम मिल गया, दुपट्टा का कौन सा डाले। तो हमने वो गैप को फाइंड किया। तो आप एक लुक प्रोवाइड करने की तरफ गए एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल पीसेस। हाँ जी, ये एक सॉल्यूशन। तब कुछ ब्रांड्स थे, नेशनल ब्रांड्स थे, मगर वो मिक्स एंड मैच का कंसेप्ट में थे। बॉटम आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, कुर्ता आपको अलग खरीदना पड़ेगा, आप मिक्स एंड मैच करो। मगर हमने ये सॉल्यूशन दिया कस्टमर को कि आपको ये पूरा 3 पीस कुर्ता, बॉटम और दुपट्टा आपको रेडी मिलेगा। तो वो रिसर्च से सब बाहर आया और वो करके हमने 2019 में हमने फ्लिपकार्ट और मिंत्रा दोनों को हम यहाँ पे बहुत अच्छी बात यह है कि जब हम यहाँ पे आए थे कुछ 100 प्रोडक्ट्स को लेके, कुछ मतलब एकदम नए थे हम, तो 100 प्रोडक्ट्स दिखाने हम फ्लिपकार्ट में गए। तो फ्लिपकार्ट की टीम ने खूब एनकरेज किया। तो ये सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि यहाँ से एनकरेजमेंट मिलता है और बड़े टारगेट्स मिलते हैं कि यहाँ वाह आप तो ये कर सकते हो। और हम मिंत्रा में गए तो मिंत्रा में भी इन्होंने बोला कि आप पहले साल 40 करोड़ का बिजनेस कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊं कि हमने पहले साल 40 की जगह 53 शेयर का बिजनेस किया। तो आपको आई थिंक पहले साल में लग गया होगा कि मार्केट तो मैंने सही पकड़ा है। हाँ, मार्केट तो मतलब ये कस्टमर ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात ई कॉमर्स में ये है कि हम डायरेक्ट कंज्यूमर के टच में हैं। आज आपने कोई प्रोडक्ट डिस्पैच किया तो चौथे 5वें दिन कंज्यूमर उसका रिव्यू डाल देता है, तो बहुत हेल्पफुल होता है। तो आपकी जो इंडो एरा की 0 to 1 की जर्नी थी वो काफ़ी क्विक थी। आपने बहुत जल्दी 40-50 करोड़ के सेल्स में आप पहुंच गए थे। कोई स्पेसिफिक लर्निंग आपकी उस पीरियड में रही होगी जिसके बारे में आप थोड़ा और बताना चाहेंगे? एक्चुअली क्या था कि सूरत की जो इकोसिस्टम है कपिल जी, वो सूरत की इकोसिस्टम में ये टेक्सटाइल वो अंदर जहन में है। तो सूरत में ईच एंड एवरी प्रोसेस ऑफ टेक्सटाइल इन हाउस है। पूरा जो इकोसिस्टम है उसमें वैल्यू एडिशंस की जितनी भी चीज़ें वो सूरत के पास है। तो हमने ये जो क्विक ग्रोथ का जो हमारा ये था कि पूरी इकोसिस्टम को हमने एनकैश करने की कोशिश की। तो हम यूनिट्स पे जाते थे,
वहाँ पे मास्टर्स के साथ, स्टिचिंग मास्टर्स के साथ, उसके साथ बैठते थे, कारीगर्स के साथ बात करते थे, कंजम्पशन पे काम किया, एम्ब्रॉयडरी के स्टिचिंग पे, क्वालिटी पे काम किया। वो सारा मतलब जो एम्पावरिंग, मतलब जैसे सूरत में तब सब गारमेंट का इतना सब कुछ नहीं था, हम जयपुर से भी मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे थे और सूरत से भी करवा रहे थे, मगर सूरत में इतना कुछ नहीं था। लगभग 15 मशीन चल रहे थे सूरत में। तो तब से हमने उनको ट्रेनिंग और एजुकेट करना स्टार्ट किया कि कैसे कैसे आपको करना है, क्योंकि हमें हमारा कंज्यूमर का पता था। क्योंकि हमने जर्नी तो 2014 से शुरू की, तो हमारा कंज्यूमर को क्या चाहिए, कौन सी क्वालिटी कौन से रेट में चाहिए, वो पता था। तो ये जो अपने कंज्यूमर्स की बात की, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कंज्यूमर्स के बारे में कुछ पता करना एक अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री में। एंड जिस कैटेगरी में आप हो वो काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड है। वहाँ पर बहुत ही कम ब्रांड्स ने शुरू की थी। मोस्टली लोग रिटेल शॉप्स में जाते थे, वहाँ देखते थे क्या पसंद करना है और वहाँ से लेके आते थे। अभी कुछ ब्रांड शुरू हुए हैं, फिर काफ़ी ऑनलाइन ब्रांड्स काफ़ी बनने लगे हैं। तो इसके बारे में आपका क्या थॉट प्रोसेस है? क्या ये इंडस्ट्री काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड रहेगी या इसमें ऑर्गेनाइज बनने के लिए अभी बहुत स्कोप है और लोगों को इसमें काफ़ी वेंचर करना चाहिए? थोड़ा सा अपना थॉट प्रोसेस बताइए इसके। हमने ये देखा कि हम काफ़ी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आए, बट इंडो एरा की जर्नी ने ये प्रूव कर दिया कि आप इसमें ऑर्गेनाइज होके D2C से, ई कॉमर्स जर्नी से एक अच्छा ब्रांड एस्टेब्लिश कर सकते हो, वो प्रूव हो गया। तो काफ़ी हद तक ये जो मतलब ये जो जर्नी रही, उसमें हमें पता चल गया कि आप चाहे उतना ऑर्गेनाइज बन सकते हो। आज कंज्यूमर, हमने देखा कि इंडो एरा कीवर्ड से सर्च करते हैं कि हमें इंडो एरा चाहिए, तो वहां तक अवेयरनेस आप ला सकते हो। तो ये जो कैटेगरी है इसमें सिलेक्शन विद बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसके बारे में कैसे सोचते हैं? कितने नए स्टाइल्स मुझे ऐड करने चाहिए, किस फ्रीक्वेंसी में ऐड करने चाहिए? थोड़ा सा अपने सिलेक्शन स्ट्रैटेजी के बारे में बताइए। जैसे ई कॉमर्स में क्या है कि हमारा 140 CR का कंट्री है, 150 करोड़ की मतलब आबादी है, तो हमारे पास पूरा बहुत स्कोप है, पूरा इंडिया हमारा कंज्यूमर है। जैसे आप कोई मतलब कोई सिटी में अपना शॉप या रिटेल शॉप ओपन करते हो, तो आप वो कंज्यूमर को ही ध्यान में लेते हो, बट जब ई कॉमर्स स्पेस में आप पैर रखते हो तो आपको बहुत पूरे इंडिया का सोचना पड़ेगा और पूरे इंडिया का गैप फिल करना पड़ेगा। तो हमने 6 साल में यही किया। पहले 250 SKU लाने में हमें 6 महीना लगे थे, आज हमारे पास 5500 से ज़्यादा SKUs लाइव है। हम एवरी मंथ 250 SKUs पूरा रिसर्च करके हर एक कैटेगरी का गैप फिल करते हुए, और मतलब डेली वेयर से ओकेजन वेयर, जो भी ओकेजन्स आते हैं वो उसको फिल करते। एवरी मंथ 250 से ज़्यादा SKU हम लॉन्च करते हैं। तो 250 SKU लॉन्च करना इज़ नॉट एन ईजी थिंग। इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने कभी ओवर प्लानिंग नहीं की, आपने ज़्यादा नहीं बना दिया या फिर आपने कम भी नहीं बना दिया ताकि आप आउट ऑफ स्टॉक भी नहीं हो जाए। तो इसके बारे में आप कैसे करते हैं कि जब इनिशियली कुछ लॉन्च करा जाए तो मुझे कितने प्रोडक्ट्स, कितनी क्वांटिटीज़ के साथ लॉन्च करना चाहिए? आप टेस्ट टू मार्केट कैसे करते हैं और फिर फीडबैक लेके उसको कैसे इम्प्रोवाइज़ करते हैं? तो इसके बारे में बताइए। एक कुर्ता सेट था, 3 पीस कुर्ता सेट विद दुपट्टा, वो अभी तक हमने 7 लाख पीसेस मैन्युफैक्चरिंग करके सेल कर दिए। तो अभी फ्लिपकार्ट पे भी उसके 50,000 प्लस रिव्यूज़ है। तो हमने जैसे वो देखा तो उसमें सिंपल योक बॉर्डर था वीविंग का, तो वो हमें पता चल गया उसकी पोटेंशियल क्या है। तो ऐसे हमने 40 डिज़ाइन लॉन्च की। तो वही रेंज में वो जितने भी हमने 40 डिज़ाइन लॉन्च की, किसी कोई 2 लाख पीस बिका, कोई 5 लाख पीस बिका, कोई 1 लाख पीस बिका। तो उसी को लेके उसको हमने, जैसे वो योक था तो वो वीविंग था, तो उसको हमने रेपियर जैकेट में वीविंग था, उसको हमने बाद में एम्ब्रॉयडरी में डाला। तो वैसे ही यही डेटा सबसे बड़ी ई कॉमर्स जर्नी में ये बात है कि आपको कस्टमर चौथे दिन में बता देता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है और ये कैसा परफॉर्म करेगा। तो वो जो डेटा है उसको खूब डिटेल में स्टडी करके आपको ऑटोमेटिक अंदर से पता, मतलब इंस्टिंक्ट ही बोल देगा कि ये रेंज में आपको ये सिलेक्शन बनाना चाहिए। तो आप काफ़ी डेटा का यूज़ करके प्लान करते हो। और जो क्वांटिटीज़ आप बोल रहे हो, 5 लाख पीस, 2 लाख पीस, 7 लाख पीस, ये अमेजिंग नंबर्स है। तो इसके लिए आपको सप्लाई चेन में बहुत एफिशिएंट रहना पड़ता है। मतलब आपका प्रोडक्शन कैसा होगा, कितने जल्दी होगा। तो थोड़ा अपना सप्लाई चेन का स्केल समझाइए, आप लोग कैसे ऑपरेट करते हैं और क्या करते हैं? सप्लाई चेन की जर्नी तो बहुत स्ट्रगलिंग थी पहले, क्योंकि क्वालिटी में हमें कस्टमर को सर्विस देना, जैसे मैंने अभी बताया 7 लाख पीस, तो 7 लाखवा पीस भी वही क्वालिटी का जाना चाहिए जो पहला पीस गया था।
तो सबसे पहले हमने जब शुरू किया तब तो बहुत 15-20 मशीन से हमारा मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुआ था, और तब बहुत अनअवेयरनेस था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, और मतलब स्किल लेबर्स नहीं थे। तो हमने यूनिट पे जाके उसका जो टेबल है उसमें फर्मा बिठा के कंजम्पशन सेट करना, वहाँ पे घंटों बिताना, रात को 11 बजे 12 बजे वहाँ तक हम मतलब तीनों को फाउंडर वहाँ बैठते थे। उनको मैन्युफैक्चरर्स जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हम मोस्टली करते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्टर है उसको हमें समझाना कि भाई हमें ये क्वालिटी चाहिए। हमारे कस्टमर को प्रोडक्ट घर पे उनके हाथ में आए तब उसको वाव मतलब ये वर्ड निकलना चाहिए, क्योंकि मैंने ये रेट में ये पीस खरीदा, वो क्वालिटी हमें मेंटेन करनी है। तो ऐसे पहले 8 महीना वो जर्नी खूब स्ट्रगलिंग रही। ऐसा होता था कि हमारी कार लेके हम यूनिट पे पहुंच जाते थे कि आप फटाफट हमें मतलब रेडी गुड्स दो, हमारे ऑर्डर्स आने वाले हैं, कल से बीबीडी स्टार्ट हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो ऐसे करते करते हमने उनको नर्चर करते गए, एजुकेट करते गए। तो आज 2500 स्टिचिंग मशीन्स इंडो एरा के लिए चल रहे हैं। तो ये 15 से लेके 2500 तक, मतलब 15 से लेके 2500 तक की मशीन्स हमने आज इंडो एरा के लिए काम कर रहे हैं। और ये अक्रॉस कितनी फैक्ट्रीज होंगी? अक्रॉस 10 to 12 फैक्ट्रीज में ये मैन्युफैक्चरिंग। तो आपके लिए ही बनाते हैं? हाँ, मोस्टली मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग 100% हमारे लिए बना। और ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स को आप कैसे ढूंढते हो, उनके पास कैसे पहुंचते हो, उसके बारे में थोड़ा सा समझाइए। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में 2 चीज़ें हैं कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे हमें मतलब विजिट करके एक वाइब आ जाता है कि यहाँ से हमें क्या मतलब मिल पाएगा, और उसके बाद जो मैन्युफैक्चरर है उसकी भूख कितनी है, उसकी मतलब क्वालिटी को लेके वो कितना कॉन्शियस है, वो कितना क्यूरियस है, उसको कितना ग्रो करना है, कैसे वो जुड़े रहना चाहता है, वो सारा हम एक बार स्टडी करते हैं। उसके बाद कुछ सैम्पलिंग वहाँ पे होती है। मतलब भले पहली सैंपल मतलब एक ही डिज़ाइन का 15 सैंपल बनाना पड़े, वो ट्रायल एंड टेस्टिंग होता है। सब साइज पे एक एक सेट बना के उसका पूरा QC होता है। यदि वो पूरी जर्नी में पास हो, वो पूरी क्वालिटी चेक में पास हो, उसका GPT SPT जो भी टेस्ट होना हो, फैब्रिक वो सब होता है, वो सब हो, और उसके बाद वो इसमें पास हो तो ही हम उसको आगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए बढ़ाते हैं। और ये डिज़ाइंस कैसे बनते हैं? लाइक ये जो इतने 5500 डिज़ाइंस आपने बोले, ये डिज़ाइंस कौन करता है? आपका इसका इन हाउस टीम है? आप कैसे इंस्पिरेशन लेते हो या आप क्या करते हो इसमें? हाँ, जैसे हमारे को फाउंडर है सृष्टि, वो पूरा डिज़ाइनिंग और उसमें उनका बहुत, क्योंकि वो वैसे निफ्ट से मतलब पास आउट है। तो उनमें पूरा हमारा टीम है जो डीप रिसर्च करके इसको डिज़ाइंस को बनाता है। तो एक्चुअली को फाउंडर ऐसा हो जो डिज़ाइन समझे, जो प्रोडक्ट को समझे। आई थिंक आपने बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और मैं बहुत इंट्रिग्ड हूँ। आप अगर एक एक पीसेस के अगर 7-7 8-8 लाख यूनिट्स निकाल रहे हो, तो इसके लिए कैश डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी होगा कि आप पैसे को रोटेशन में कैसे रखें। एक तरफ से ई-कॉमर्स से आपको पेमेंट्स आने हैं, आपको वेंडर्स को पेमेंट देने हैं, तो बहुत बिजनेसेस इसमें स्ट्रगल करते हैं। इसमें आप कोई अपना राज बताइए, आप कैसे मैनेज करते हैं इसको? एक्चुअली सर, हमारा सूरत और जयपुर का जो इकोसिस्टम है उसमें हमें क्रेडिट पे गुड्स मिलता है। तो वो जो क्रेडिट हमें कुछ दिन की क्रेडिट पे स्टॉक मिलता है, और हमें फ्लिपकार्ट से 7 दिन में पेमेंट मिलता है। तो वो वहाँ से ये क्रेडिट को ये फ्लिपकार्ट के 7 दिन से कैसे मैनेज करना है ना, क्योंकि हमें स्टॉक रखना पड़ता है। तो गुड्स तो हम पहले ले लेते हैं, उसके बाद वो तो हमने पूरा ये जो जर्नी है वो ये जो कैश क्रेडिट को रोटेट करते करते ये इकोसिस्टम का हमें थोड़ा बेनिफिट हुआ। तो ये इकोसिस्टम का बेनिफिट करते करते हमने ये पूरा कैश क्रेडिट को मैनेज किया, बट बहुत अच्छे से। यदि आपका डिज़ाइन सही हो, आपका रोटेशन सही हो, कभी आपका रोटेशन रुक गया तो प्रॉब्लम आ सकता है। आपका सेल यदि डिग्रोथ में जा रहा है तो नहीं हो सकता है। यदि ये कंटिन्यूस ग्रोथ पे है तो ये कैश फ्लो का कभी प्रॉब्लम नहीं आ गया। करेक्ट। ये कैश मैनेज करना आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज है। और ई कॉमर्स ने आई थिंक जो 7 डे पेमेंट साइकिल किया है, उससे आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट होता है। बहुत बेनिफिट हो। हाँ, क्योंकि ट्रेडिशनली पीपल गेट स्टक कि पेमेंट्स नहीं आ रहे हैं, पेमेंट्स दे रहे हैं। यदि हमने राइट प्रोडक्ट रिसर्च करके बनाया और उसका रोटेशन सही हो रहा है और सेल डे बाय डे ग्रो कर रहा है तो कैश की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अमरीश जी, आप एक बहुत ही क्राउडेड स्पेस में है, यहाँ पे काफ़ी कंपटीशन है, तो आपके हिसाब से आपका डिफरेंशिएटर क्या है? सर, मैं आपको बताता हूँ कि जो इंडियन हमारा जो कल्चर है
उसमें एक मिडिल क्लास फैमिली को ले लेते हैं जो हमारा कंज्यूमर है। तो वहाँ पे एक वुमन होती है, उसको कुछ एथनिक वेयर खरीदना है। पहले तो वो साल में 2 या 3 बार खरीद सकते हैं, अपने आजू बाजू अड़ोस पड़ोस वाले को, फ्रेंड सर्कल को दिखाएंगे। उसके बाद उनको राइट प्रोडक्ट राइट रेट में लगे तो ही वो बाई का बटन दबाएंगे। वो बाई करने के बाद जब उनके हाथ में प्रोडक्ट आती है तब वो लड़की 4 से 5 बार वो पीस पहनेगी, क्योंकि उनके लिए तो वो मतलब सपना था कि मुझे ये खरीदना। उनके लिए एक ऐसा था कि ड्रीम था। तो वो 4 से 5 बार पहन के आगे पीछे घूमेंगे, देखेंगे, सबको दिखाएंगे, अपने सास को, ससुर को, फ्रेंड को, मतलब अपने पति को दिखाएंगे कि ये कैसा लग रहा है। उसके बाद वो आपका सेल क्लोज होता है जब वो रिटर्न ना करे। तो सर ये जर्नी इतनी क्रूशियल है कि इसमें, जैसे मैं हमारा एक स्टोर पे एक दिन बैठे थे हम, और हमने देखा कि एक कस्टमर 4 प्रोडक्ट हाथ में लेता है और काउंटर आने तक उसके हाथ में 1 प्रोडक्ट होता है। उसके बाद वो कितना सोचते हैं। हम ई कॉमर्स में तो ऐसा लगता है कि ऑर्डर बस आ गया, ऐसा नहीं है, उसकी जर्नी बहुत क्रूशियल है। तो वैसी टाइम पे आप जब कस्टमर को प्रोडक्ट दिखाते हो तब सही रेट होना चाहिए, जब उसके हाथ में पहुंचता है तब वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए और सही क्वालिटी होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ खूब जरूरी है जो सबसे अलग करे। चलिए, आई थिंक दिस टॉपिक इज़ गेटिंग वेरी इंटरेस्टिंग। आपने प्रोडक्ट्स और प्राइस की बात कर दी है, तो मैं कुछ प्रोडक्ट्स लेकर आया हूँ, आपके प्रोडक्ट्स। आप मुझे समझाइए कि ये प्रोडक्ट आप कैसे बनाते हैं, उसमें प्राइसिंग कैसे होती है, कुछ जो आप बता सकते हैं थोड़ा समझाइए अपने प्रोडक्ट्स के साथ। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं आपके, मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ। और ये पहला प्रोडक्ट है, इसके बारे में आप एकदम डिटेल में बताइए कि क्या क्या है इसमें। एंड जिसमें ये 3 पीस सेट है। इसमें ये पूरा कुर्ता है। ओके। ये लिनन फैब्रिक है। लिनन फैब्रिक में भी हमने इसको शिमर लिनन बनाया है। आप इसको, आप में इसकी हल्की सी शाइनिंग दिखेगी फैब्रिक में। ये तो बहुत प्रीमियम लग रहा है। हाँ, तो ये मैंने जैसे बताया ना कि डेली वेयर और पार्टी वेयर दोनों का सॉल्यूशन उनमें इनका हो जाता है। जैसे ये पूरा एम्ब्रॉयडरी का पैच वर्क किया हुआ है। उसके बाद ये लेडर लेस लगा के थोड़ा वैल्यू एडिशन दिया है। आप नीचे देखोगे तो नीचे भी मतलब लेसिस, एम्ब्रॉयडरी, तो एक पीस में काफ़ी सारा काम हुआ है। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग से समझाइए, ये जैसे ये फैब्रिक ये कहाँ से आता है, फिर आप ये प्रोडक्ट्स कहाँ से लाते हैं, कटिंग कौन करता है, स्टिचिंग कौन करता है, थोड़ा सा आप समझाइए इसको। इसको मैं थोड़ा सा इधर रख देता हूँ। आप मुझे थोड़ा सा पूरा अच्छे से प्रोडक्ट्स के बारे में इसके साथ डिजिटल प्रिंट का बहुत सुंदर दुपट्टा भी है। क्या उसी प्रिंट और उसी जो मोटिव्स एम्ब्रॉयडरी में है, उसी मोटिव का मतलब दुपट्टा भी है और इसके साथ बॉटम भी है। तो कस्टमर को तीनों मतलब रेडी ऐसे। ये क्या प्राइस का है? ये मतलब 1699 में कस्टमर के घर तक पहुंच जाता है। पूरा पीस 1699 में इंक्लूडिंग ऑल द 3 पीसेस। वाओ, दिस इज अमेजिंग। तो थोड़ा सा आप मुझे इसके बारे में समझाइए। सर ये प्रोडक्ट बनने में बहुत सारी मेहनत लगती है। जैसे इसमें सबसे पहले ये फैब्रिक जो है लिनन, जो सूरत में मैन्युफैक्चरिंग होता है, मगर जब ये वीविंग होता है ना तब उसमें हमने जरी का तार डाल दिया ताकि इसमें पूरा शिमर शाइन आ गया। आप देखोगे मतलब शाइन कर रहा है। उसके बाद ये दूसरी जगह पे ये एम्ब्रॉयडरी मशीन पे एम्ब्रॉयडरी होता है। उसके बाद ये उसको कट करते हैं, मतलब एम्ब्रॉयडरी को कट करते हैं। वो कट करने के बाद वो उसके ऊपर पैच होता है। आप समझ सकते हो कितना डिफिकल्ट है परफेक्टली उसको पैच करना। ये लेबर करता है, लेबर करता है। और उसमें हम जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते कि लेबर की वजह से ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं। हाँ, लेबर हमारी इतनी ट्रेन है कि वो क्वालिटी को इतनी मेंटेन करते हैं। उसके बाद आपकी इसकी स्लीव में देखोगे तो हमने एक लेस लगाया। लगाया उसके बाद ये वापस एम्ब्रॉयडरी हुआ बीच में और यहाँ पे दूसरा लेस लगा। तो एक स्लीव में 1 2 3 अटैचमेंट है। तो 3 अटैचमेंट साथ में ये आपने बूटे और टेजल्स दिए। उसके बाद ये हमने लेडर लेस दिया, ये चौथा अटैचमेंट, ये बीच वाला 5वां। उसके बाद नीचे जाएंगे तो नीचे वापस लेस लगा है, देखो आप। ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे एम्ब्रॉयडरी हुआ है, वो लगा है। और उसके बाद वापस नीचे एक लेस लगा है। तो एक कुर्ता बनाने में अप्रोक्सीमेटली कितने लोगों का रिक्वायरमेंट होता है और कितने लोग जुड़े रहते हैं एक कुर्ते को बनाने में? एक कुर्ता बनाने में 11
अलग अलग स्टेप्स में ये कुर्ते का पूरा मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो 11 हाथ चेंज होते हैं। 11 हाथ change हाँ। थोड़ा सा मुझे आपका ये दुपट्टा बड़ा प्रीमियम लगा, थोड़ा सा इसके बारे में समझाइए। ये सर इसमें क्या है कि जो भी मोटिव्स मतलब एम्ब्रॉयडरी में है उसी को हमने वही सेम शिमर लिनन फैब्रिक में उठाने की कोशिश की, ताकि वो जब दुपट्टा डालेंगे तब एकदम सॉफ्ट लगे। वाह, very- एक चीज़ तो समझ में आया कि आपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी मेंटेन कर रखी है। इस क्वालिटी में 1699 1899 की प्राइसिंग देना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्राइसिंग आप कैसे डिसाइड करते हैं? क्या आप प्रोडक्ट के कॉस्ट के साथ प्राइसिंग करते हैं या आप अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी थोड़ी समझाइए। सर प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा एक पीस जर्नी करता है। वो मतलब हम बनाते हैं तो वो कस्टमर तक पहुंचेगा तो ही उसकी वैल्यू होगी। तो ईच एंड एवरी स्टेप में, जैसे मैंने 12-15 स्टेप बताए, ईच एंड एवरी स्टेप में हम कहाँ पे कॉस्ट कटिंग करके इसको अच्छे से सही रेट में बना पाए वो हम ध्यान रखते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट सही रेट में बनेगा नहीं तो आप बेच नहीं पाओगे। करेक्ट। तो सबसे पहले उसकी जो कॉस्टिंग है उसमें एक एक मीटर, एक एक इंच एम्ब्रॉयडरी का एक एक स्टिच मायने रखता है, कि वो एम्ब्रॉयडरी का स्टिच कम भी नहीं लगना चाहिए, कहीं पे स्टिचिंग भी 1 इंच में 11 से 12 आनी चाहिए। उसके बाद भी प्रोडक्ट रेंज में बने तो ही हम उसको अच्छे रेट में सेल कर पाएंगे। तो हम पहले थोड़ा प्राइसिंग बना लेते हैं ओके। कि ये प्रोडक्ट ये रेट में सेल होना चाहिए, उसके बाद उसको हम रिवर्स कैलकुलेशन शुरू करते हैं तो जाके प्रोडक्ट ये रेट में बनती है। आई थिंक प्राइस पे कंट्रोल रखना, अपने कॉस्ट पे कंट्रोल रखना बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में कंट्रोल रखना वो खूब जरूरी है। खूब जरूरी। अभी आपने मुझे इतने प्यार से अपने सारे प्रोडक्ट समझाए, आप ऑनलाइन की दुनिया में कस्टमर को कैटलॉग के थ्रू ये कैसे समझाते हैं? थोड़ी अपनी कैटलॉगिंग स्ट्रैटेजी, आप कैटलॉग कैसे करते हैं, कितना एफर्ट आपका कैटलॉग में जाता है, उसके बारे में बताइए। कैटलॉगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया का जो कल्चर है उस हिसाब से जो जो फेस्टिवल्स है, जो जो मतलब ओकेजन्स आते हैं, उस हिसाब से हम उसके इमोशंस को फोटोशूट में और वीडियो के साथ जोड़ते हैं। वाह। जैसे गणेश चतुर्थी आ गया, रक्षाबंधन आ गया, कड़वा चौथ आया, तो कड़वा चौथ में वो ऐसे वो लेके खड़ी होगी चांद को देखते हुए, तो वो डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ कनेक्ट होगा कि ये कड़वा चौथ के लिए बना हुआ प्रोडक्ट है। तो आप फेस्टिवल्स के अराउंड फोटोशूट करते हैं, Exactly. वो थीम में आप दिखाते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। करेक्ट। और ये बताइए, अब आपके, हमने सिलेक्शन की बात की, प्राइसिंग की बात की, कैटलॉगिंग की बात की, रिव्यूज़ की बात की, एक प्लेटफॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे आज आपने कहा कि आप फ्लिपकार्ट पे भी है, मिंत्रा पे भी है, तो क्या दोनों प्लेटफॉर्म्स में डिफरेंट स्ट्रैटेजी है? आप कैसे, कौन से प्रोडक्ट्स को किस में ज़्यादा सेल करना है, ये आप कैसे सोचते हैं? थोड़ा सा प्लेटफॉर्म स्ट्रैटेजी के बारे में बताइए। हमारा प्लेटफॉर्म स्ट्रेटजी में, हाँ, फ्लिपकार्ट का कस्टमर थोड़ा सा टीयर 2 टीयर 3 से वो बिलोंग करता है, तो वहाँ पे प्राइसिंग मतलब थोड़ी सी लोअर, थोड़ी सी। ओके। मगर सबसे बड़ा ऐसा था कि पहले कि फ्लिपकार्ट एकदम 400-500 वाली प्रोडक्ट ही बेचता था, मगर ये एक मिथ है, सबसे बड़ा मिथ है, क्योंकि आज हमारा ESP फ्लिपकार्ट में 1300 है। ग्रेट। 1300 के ESP पे हम बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। और मैं पूछ सकता हूँ, लास्ट ईयर फ्लिपकार्ट पर आपने कितना बिजनेस किया था? लास्ट ईयर हमने 100 CR फ्लिपकार्ट पे किया था। वाह। और मिंत्रा पे? मिंत्रा में हमने लास्ट ईयर 280 CR किया था। तो आपने दोनों फ्लिपकार्ट मिंत्रा मिला के क्लोज टू ऑलमोस्ट 380 करोड़ टाइप्स किया होगा। यस यस यस। वाह, दिस इज अमेजिंग नंबर्स आई थिंक। टोटल ब्रांड ने 500 CR लास्ट ईयर क्लोज किया था। ओके। बट फ्लिपकार्ट और मिंत्रा, मतलब आज फ्लिपकार्ट में हमने ऐसा देखा, मिंत्रा तो फैशन ब्रांड है, फैशन मार्केट प्लेस है, बट फ्लिपकार्ट में भी वो अवेयरनेस कंज्यूमर को आना शुरू हो गया, वो हमने एवरी डे महसूस करते हैं। हमने ईद कलेक्शन लॉन्च किया था लास्ट मार्च में, तो हमने देखा कि ईद कलेक्शन मतलब वहाँ पे 1900, 2000, 2100, 2500 तक की प्रोडक्ट्स फ्लिपकार्ट में बहुत अच्छी सेल। पिछले 4-5 सालों में एक इंडिया में प्रीमियमाइजेशन की वेव आई है, जहाँ पर लोग सस्ता सामान छोड़कर और बेटर प्रोडक्ट्स, बेटर क्वालिटी का एस्पिरेशन रखते हैं। आई थिंक दैट इज वेयर योर जर्नी इज आल्सो। वो फ्लिपकार्ट ने पकड़ा है। वो फ्लिपकार्ट ने वो पकड़ा कंज्यूमर का माइंडसेट, और उसी हिसाब से उनको डायरेक्ट किया, फैशन को प्रमोट खूब अच्छे से किया। और आप कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक एक नया कंज्यूमर इमर्ज हो रहा है विच इज जेनजी। तो और एक बात बताइए, क्या ये जेनजी ट्रेडिशनल कपड़े पहनता है? जेनजी ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं, मगर अभी ऐसा हमने देखा है हमारे डेटा से और हमारे कुछ न्यू कलेक्शन से कि हमने
क्या देखा कि जो कंज्यूमर रिव्यू रेटिंग्स में जो फोटो अपलोड करते थे उसमें कुछ कंज्यूमर ने दुपट्टा नहीं डाला ओके और फिर भी मतलब वो पार्टी में गए, ओके कहीं कोई फंक्शन में गए बिना दुपट्टा, 2 पीस सेट, और बहुत अच्छे से उनको मतलब उन रिव्यू रेटिंग्स भी अच्छे डाले और बहुत अच्छा लग रहा था। तो इससे हम इंस्पायर हुए कि हमें ये थोड़ी जो मतलब मॉडर्न और आप जो जेंजी बोलो उनको ट्रेडिशनल कैसे पहना जाए। तो हमने ऐसे 2 पीस सेट में ओके जैसे लॉन्ग कुर्ता और पैंट से 2 पीस सेट में काफ़ी न्यू डिज़ाइन हमने लॉन्च किए। तो बहुत अच्छा मतलब इसमें हमें रिस्पॉन्स। ये एथनिक वेयर कैटेगरी में एक चैलेंज रहता है, ये काफ़ी फेस्टिवल्स के अराउंड रहता है। क्या इसको रेडी टू वेयर में ज़्यादा इंटीग्रेट करना, और इसके बारे में आप कैसे सोचते हैं कि क्या ये सिर्फ फेस्टिवल्स का ही ब्रांड है या फिर इट्स देयर फॉर एवरीडे लाइफ आल्सो? जब आप एथनिक वेयर की बात कर रहे हो तो एवरीडे लाइफ को भूल नहीं सकते क्योंकि एक ही दिन में आज इंडियन लेडी को बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। आज शाम को वो कोई पार्टी में जाएंगे, सुबह कोई पूजा करेंगे, दिन में ऑफिस जाएंगे, तो वो सब जगह पे एथनिक वेयर मतलब जरूरी है। तो डेली वेयर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो डेली वेयर के साथ फेस्टिव वेयर वो इंडो वेयर है। आप डेली वेयर्स में भी इक्वली इन्वेस्टेड हो? Exactly. तो टोटल कितनी बड़ी टीम है आज आपकी? हमारी टोटल 400 पीपल्स की टीम है। टोटल 400 लोग जो ये ऑपरेशंस वगैरह जो हैंडल करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में 2500 से ज़्यादा कारीगर्स, आपके साथ जो वर्कर्स, वो हमारे लिए एवरीडे उठ के स्टिचिंग करते हैं। वाह। और आप लोगों में जैसे आपने जैसे बताया सृष्टि डिज़ाइन देखती है, तो आप क्या चीज़ देखते हैं और आपके जो तीसरे के फाउंडर है वो क्या देखते हैं? मतलब जैसे दीपक भाई वो मोस्टली फिनेंस देखते हैं और मैं प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशंस देखता हूँ और बाकी स्ट्रेटेजी और वो सब मतलब साथ में देखते हैं। ओके, तो बहुत सवाल पूछ लिए मैंने आपसे। अब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ सवाल मुझसे पूछें। आपका कोई थॉट प्रोसेस है या आप कुछ फ्लिपकार्ट लीडरशिप से जानना चाहते हैं, तो जितना हो सकेगा मैं अपनी तरफ से बताने की कोशिश करूँगा। नहीं, वैसे मैं बहुत टाइम से क्यूरियस हूँ, सच में बताऊँ तो आपने अच्छा मुझे मौका दिया, थैंक यू सो मच। मुझे ये जानना है कि ये फ्लिपकार्ट इतना बड़ा मार्केट प्लेस है, मतलब इंडिया का नंबर 1 ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, तो आप मुझे ये बताओ कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म में कुछ बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं, तो मुझे एक क्यूरियोसिटी है कि वो डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, वो उसमें सबसे बड़ा सरप्राइज क्या होता है? नहीं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई थिंक डिसीजंस लेने के बहुत तरीके होते हैं। यहाँ पे जो हमारी टीम है वो बहुत फॉलो करती है कि कस्टमर्स क्या बोल रहे हैं, सेलर्स क्या बोल रहे हैं। जैसे आप अपने रिव्यूज़ रेटिंग पे ध्यान देते हो, वैसे ही आप जो हमें कंप्लेन करते हो या फिर आप जो हमें फीडबैक देते हो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक कंसिस्टेंट ट्रैक हम रखते हैं जिस पर हम जानते रहते हैं कि लोग क्या बोल रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो हमारी गाइड बुक है, जैसी वो आपकी गाइड बुक थी, एक ये था। फिर एक सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जहाँ पे हम चाहते हैं कि अपार्ट फ्रॉम हम आगे क्या करें, जिसमें एक तो है जो सेलर्स ने बोला, कस्टमर्स ने बोला, इंडस्ट्री किस तरह मूव कर रही है। जो ये इंडस्ट्री, हमारे पास बहुत इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स है जो चीज़ प्रॉब्लम अभी तक मार्केट में आई नहीं है उसके बारे में उन्हें पता रहता है, तो काफ़ी चीज़ों से हम कनेक्टेड रहते हैं। तो वहाँ पे एक्चुअली काफ़ी एफर्ट डाला जाता है। एंड आई थिंक द कोर इज़ द कस्टमर एंड द सेलर, जहाँ पे उनके साथ मिलके हम जानते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं और हमें उनकी लाइफ कैसे बेटर बनानी चाहिए। एंड सेकेंड पार्ट आई थिंक कुछ जगह पे जहाँ पे हम थोड़ा इंडस्ट्री के साथ चलते हैं और हम वहाँ पता करते हैं, तो ये दोनों का फैक्टर से वी ट्राई टू मेक डिसीजंस एंड इट इज़ ऑलवेज अ वेरी डेमोक्रेटिक वे। हम जाके काफ़ी लोगों से कंसल्ट करते हैं, जैसे कुछ नया लॉन्च करना रहता है तो उसकी रिसर्च होती है, रिसर्च के बाद उसका कंज्यूमर फीडबैक लिया जाता है, उसके बाद उसकी टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग होने के बाद उसके रिजल्ट्स आते हैं, उसके रिजल्ट्स एनालाइज होते हैं, फिर हम डिसीजन लेते हैं कि इसे हमें लॉन्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इट्स अ काफ़ी फुल ड्रॉन प्रोसेस, बट आई थिंक दैट इन अ बिगर ऑर्गेनाइजेशन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। थैंक यू, मतलब ये इतना डीपली काम होता है वो पहली बार मुझे पता चला, थैंक यू। थैंक यू। तो एक बताइए, इंडो एरा को अगले 5 साल में आप कहाँ क्या सोच रहे हो, इंडो एरा के साथ क्या करें यहाँ पर, कहाँ लेकर जाएं? इंडो एरा को अगले 5 साल में, जैसे आज इंडो एरा के 8 स्टोर ओपन हो गए, SIS में भी हम 50 से ज़्यादा जगह पे प्रेजेंट है। अगले 5 साल में हम 100 से ज़्यादा स्टोर करने का सोच रहे हैं और इंडो एरा को ग्लोबली ले जाने का पूरा हमारा ट्राई। नहीं, आई थिंक दैट इज़ ग्रेट। एंड आज ये पॉडकास्ट बहुत एस्पायरिंग सेलर्स, एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स देख रहे हो, कुछ एक सीख या कुछ एक मैसेज आप उनके लिए देना चाहोगे? इट वुड बी ग्रेट। मैंने मेरी जर्नी में जो देखा कि आप जो सोचते हो
और जितनी मतलब जो इंटेंसिटी से कि ये करना ही है तो पूरा यूनिवर्स उसके पीछे लग जाता है। और उसमें मुझे तो सबसे बड़ा ये ई-कॉमर्स ने बहुत कुछ दिया है। तो मैं यही बोलूँगा कि ई-कॉमर्स को पकड़ के रखना है, उससे थकना नहीं है। हमारा गुजराती में बोलते हैं कि थाकवानुं નથી, तो लगे रहना है, एक दिन ये आपको रास्ता दिखाएगा। और D2C स्पेस में ग्रो करने के लिए इससे अच्छा ग्रो करने के लिए और आप अच्छा नेशनल लेवल का ब्रांड भी बना सकते हो, वहाँ तक की जर्नी के लिए इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं। Hey, Ambrish ji, thank you for spending your time with us. I think it was one of the most enriching discussions. जिस डिटेल बारीकी से आपने अपने बिजनेस को समझा है और जिस डिटेल बारीकी से आपने अपने प्रोडक्ट को समझाया है, आई थिंक ये एक मार्क होता है एक ट्रू एंटरप्रेन्योर का, जो हर डिटेल में जाकर सब कुछ बारीकी से समझता है और उसे डिलीवर करता है। थैंक यू सो मच। आई रियली होप जो आपने सोचा है 5 साल के लिए वो ज़रूर पूरा हो और फ्लिपकार्ट इस जर्नी में आपके साथ हमेशा रहे। थैंक यू सो मच कपिल जी, थैंक यू। तो ये थी इंडोएरा की कहानी, एक मार्केट गैप आइडेंटिफाई करने से लेकर एक सक्सेसफुल नेशनल ब्रांड बिल्ड करने तक का सफ़र। अम्बरीश जी ने हमें दिखाया कि कैसे चैलेंजेस को इफेक्टिवली हैंडल करना, कैश फ्लो डिसिप्लिन मेंटेन करना और कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड करना एक सक्सेसफुल ब्रांड के कोर इंग्रेडिएंट्स होते हैं। आज मैंने बहुत कुछ सीखा, चाहे वो फैशन के नए ट्रेंड्स को समझना हो, रीजनल नुआंसेस को ध्यान में रखना हो या एक स्ट्रॉन्ग टीम कल्चर बनाना हो। मुझे उम्मीद है कि आपको भी इस कॉन्वर्सेशन से वैल्यूएबल लर्निंग्स मिली होगी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। अगले एपिसोड में हम एक नई सेलर की कहानी के साथ वापस मिलेंगे, नए आइडियाज़, नई लर्निंग्स और नए पर्सपेक्टिव्स लेकर। तब तक के लिए मैं कपिल आपसे इजाज़त लेता हूँ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।